एयरबस A320 में 146 लोग सवार थे और प्लेन बैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, न पैसेंजर्स को कोई खतरा महसूस हो रहा था, न कॉकपिट में कोई हलचल थी। पायलट्स अपना रेगुलर लैंडिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, लेकिन असल सिचुएशन कहीं ज्यादा संगीन थी। सबसे बड़ा सवाल यह था, पायलट्स को यह समझने में कितनी देर लगेगी कि प्लेन सेफ लैंडिंग पाथ से बहुत नीचे जा चुका है। प्लेन धीरे धीरे नहीं बल्कि खतरनाक रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और इसी वक्त एक और खौफनाक सवाल पैदा होता है, क्या वही एडवांस टेक्नोलॉजी जो पायलट्स की मदद के लिए बनाई गई थी, जो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी, क्या वही सिस्टम उन्हें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचने देगा? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब वह लम्हा जब प्लेन को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 की हैरतअंगेज और दर्दनाक कहानी। 14 फरवरी 1990 जब दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, उसी वक्त एयरपोर्ट पर ग्राउंड क्रू एक प्लेन को अगले सफर के लिए तैयार कर रहा था। यह प्लेन था एयरबस A320 और यह थी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605। इस फ्लाइट को बॉम्बे से बैंगलोर तक एक नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रिप करना था। सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था। पैसेंजर्स धीरे धीरे प्लेन में बोर्ड कर रहे थे और कॉकपिट के अंदर पायलट्स अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट वेरीफाई कर रहे थे। कॉकपिट की लेफ्ट सीट पर कैप्टन फर्नांडीज बैठे थे। उनकी उम्र 46 साल थी। उनके पास 9000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। एविएशन में इसे एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट माना जाता है, लेकिन इस फ्लाइट पर उनका रोल थोड़ा अलग था। वह सिर्फ प्लेन फ्लाई नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका इवैल्यूएशन भी हो रहा था। दरअसल ये उनका एयरबस A320 पर कैप्टन बनने का पहला रूट चेक था। रूट चेक एक टेस्ट जैसा होता है। इसमें सीनियर पायलट देखते हैं कि कैंडिडेट कैप्टन रियल फ्लाइट में एयरक्राफ्ट को कितनी अच्छी तरह हैंडल करता है। कैप्टन फर्नांडीज के पास A320 पर अब तक सिर्फ 68 आवर्स का एक्सपीरियंस था और वह भी को पायलट के तौर पर। उनके बिल्कुल पास कैप्टन गो पुचकर बैठे थे। उनकी उम्र 44 साल थी और वह एक चेक पायलट थे। चेक पायलट असल में एक सीनियर इंस्ट्रक्टर होता। उसका काम होता है दूसरे पायलट्स की ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन करना। गो पुचकर के पास 10,000 से ज्यादा टोटल फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। एयरबस A320 पर भी उन्होंने 255 आवर्स फ्लाई किए थे। इसका मतलब यह था कि कॉकपिट में दोनों पायलट्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एक छोटी सी बात थी, एयरबस A320 पर उनका एक्सपीरियंस अभी भी रिलेटिवली कम था और ये उस वक्त अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि एयरबस A320 उस दौर में एविएशन इंडस्ट्री का बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट था। इसलिए ज्यादातर पायलट्स अभी इस पर ज्यादा ओवर्स कलेक्ट नहीं कर पाए थे। इस फ्लाइट पर टोटल 146 लोग मौजूद थे, 139 पैसेंजर्स, 5 केबिन क्रू मेंबर्स और कॉकपिट में 2 पायलट्स। सुबह के 11:58 पर लगभग 1 घंटे की देरी के बाद फ्लाइट 605 बॉम्बे से टेक ऑफ करती है। प्लेन स्मूथली क्लाइंब करते हुए अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 33,000 फीट तक पहुंच जाता है। केबिन के अंदर सब कुछ शांत और रूटीन था। अब थोड़ा सा समझते हैं उस एयरक्राफ्ट को जो उस दिन पायलट्स फ्लाई कर रहे थे। ये था एयरबस A320। उस वक्त एविएशन की दुनिया में यह प्लेन एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप माना जाता था। 1990 में ये एयरक्राफ्ट अभी भी काफी नया था। इस प्लेन की सबसे खास चीज थी इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम। फ्लाई बाय वायर का मतलब सिंपल लफ्जों में यह है कि पुराने एयरप्लेन में पायलट जब कंट्रोल व्हील या लीवर मूव करता था तो वह मूवमेंट मैकेनिकल केबल्स और रॉड्स के जरिए सीधे एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेसेस तक जाता था, यानी पायलट का कंट्रोल डायरेक्ट होता था। लेकिन एयरबस A320 में सिस्टम बिल्कुल अलग था। यहाँ पायलट जब कंट्रोल मूव करता है तो वह मूवमेंट पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनकर एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स तक जाता है। फिर कंप्यूटर डिसाइड करता है कि एयरक्राफ्ट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और उसके बाद प्लेन मूव करता है, यानी सीधी सी बात, पायलट कमांड देता है और कंप्यूटर उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। पुराने एयरक्राफ्ट में पायलट्स को कंट्रोल से डायरेक्ट फील मिलती थी। जब प्लेन रिएक्ट करता था तो उन्हें तुरंत महसूस हो जाता था कि एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है। ये फीलिंग पायलट्स को सिचुएशन समझने में बहुत मदद देती थी। लेकिन फ्लाई बाय वायर सिस्टम में ये डायरेक्ट कनेक्शन लगभग खत्म हो गया था। अब पायलट्स को ज्यादातर कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स और स्क्रीन पर रिलाई करना पड़ता था ताकि वो समझ सकें कि एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है। एक तरफ ये न्यू टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट को ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल और एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोटेक्शंस देती थी, लेकिन दूसरी तरफ इसने पायलट्स और एयरक्राफ्ट के बीच जो पुराना फिजिकल फील था उसको पूरी तरह बदल दिया था और कुछ सिचुएशंस में ये नया सिस्टम पायलट्स के लिए कंफ्यूजिंग भी बन सकता था। फ्लाइट 605 के दोनों पायलट्स अभी इस नए सिस्टम के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं थे। उनके जहन में एक सवाल था, क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इमरजेंसी में जान बचाएगी या कोई डेंजर ट्रैप बन जाएगी? एयरबस A320 का एक अहम फीचर है अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन। असल में यह सिस्टम प्लेन को स्टॉल होने से बचाता है। अगर कंप्यूटर को स्टॉल का खतरा लगता है तो वह ऑटोमेटिकली इंजन्स को फुल पावर पर ले आता है। इस सिस्टम के बारे में हम थोड़ी देर बाद और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, जब एयरक्राफ्ट के इंजन्स आइडल पावर पर होते हैं यानी सबसे कम पावर पर, तो उन्हें मैक्सिमम पावर तक पहुंचने में लगभग 8 सेकंड
सेकंड्स लग सकते हैं। 8 सेकंड शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन एविएशन में कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स ही सब कुछ बदल देते हैं। और फ्लाइट 605 के आगे होने वाले इवेंट्स में यही 8 सेकंड्स का डिले एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। अब तक फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ चल रही थी, लेकिन कॉकपिट का माहौल थोड़ा अलग था। याद रहे, ये सिर्फ एक रूटीन फ्लाइट नहीं, बल्कि कैप्टन फर्नांडीज के लिए एक चेक फ्लाइट थी। उन्हें न सिर्फ प्लेन फ्लाई करना था, बल्कि सीनियर पायलट के सामने ये प्रूव करना था कि वह A320 के कैप्टन बनने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। अक्सर ऐसे टेस्ट में पायलट्स ज्यादा केयरफुल और फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही चीज एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देती है। ये कहना मुश्किल है कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन यह मुमकिन है कि इसी प्रेशर ने आगे होने वाले फैसलों में कोई रोल प्ले किया हो। 12:44 पर ATC फ्लाइट 605 को डिसेंट की क्लियरेंस देता है और पायलट्स को 11,000 फीट तक नीचे आने को कहा जाता है। बैंगलोर में मौसम बिल्कुल साफ था और विजिबिलिटी बेहतरीन थी। लैंडिंग के लिए एक परफेक्ट दिन। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, कॉकपिट में काम का बोझ बढ़ने लगा और पायलट्स ने अप्रोच ब्रीफिंग शुरू कर दी। अप्रोच ब्रीफिंग एक प्लानिंग डिस्कशन होता है। इसमें पायलट्स लैंडिंग से पहले पूरा प्लान रिव्यू करते हैं। कौन सा रनवे यूज होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करने हैं और अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना है। शुरू में पायलट्स का प्लान था कि वह रनवे 09 के लिए DME अप्रोच यूज करेंगे। सिंपल लफ्जों में ये एक लैंडिंग मेथड होता है जहां पायलट्स रेडियो सिग्नल्स और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से रनवे तक गाइड होते हैं। ये सिस्टम दोनों पायलट्स के लिए काफी फैमिलियर था। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में ये सिंपल सा अप्रोच प्लान अचानक चेंज होने वाला था। कुछ ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC क्रू को एक नई इंस्ट्रक्शन देता है। अब उन्हें पहले प्लान की गई इंस्ट्रूमेंट अप्रोच की जगह विजुअल अप्रोच के लिए राडार वेक्टर्स दिए जा रहे थे। एविएशन में यह काफी कॉमन होता है और अक्सर लैंडिंग प्रोसेस को और सिंपल बना देता है। राडार वेक्टर्स का मतलब सिंपल है। ATC अपनी राडार स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट की पोजीशन देकर पायलट्स को डायरेक्शन देता है। कंट्रोलर कहता है लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो या इस हेडिंग पर फ्लाई करो। इस तरह एयरक्राफ्ट को स्टेप बाय स्टेप उस जगह तक गाइड किया जाता है जहां से पायलट्स रनवे को अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसके बाद पायलट्स विजुअल लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस फ्लाइट में यह चेंज एक और चैलेंज लेकर आती है। अब पायलट्स को अपना पहले वाला प्लान तुरंत बदलना पड़ता है। उन्हें जल्दी से सोचकर अपना फोकस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच से विजुअल अप्रोच पर शिफ्ट करना पड़ता है। और एक बात याद रखिए, यह एक टेस्ट फ्लाइट भी थी। इस वजह से कॉकपिट में पहले से ही थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर मौजूद था। इसलिए ये लास्ट मोमेंट चेंज जो आम दिनों में बिल्कुल नॉर्मल होता है, वह इस सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और धीरे धीरे यही छोटा सा चेंज एक ऐसी चेंज शुरू करने वाला था जो आगे चलकर पायलट्स और एयरक्राफ्ट को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में ले जाएगा। पायलट्स ने लैंडिंग का प्लान डिटेल से डिस्कस किया। उन्होंने डिसाइड किया कि जब एयरक्राफ्ट 10 नॉटिकल माइल्स दूर होगा तब प्लेन की हाइट 6,000 फीट होगी। फिर जब वह 6 नॉटिकल माइल्स दूर होगा तो एयरक्राफ्ट को 4,500 फीट तक नीचे आना होगा। यह सब एक प्लान डिसेंट प्रोफाइल का हिस्सा था, यानी एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्लान जिससे प्लेन धीरे धीरे और सेफली रनवे की तरफ नीचे आता है। एयरपोर्ट खुद लगभग 3,000 फीट की हाइट पर था, इसलिए पायलट्स ने लोएस्ट सेफ हाइट कैलकुलेट की जो थी 3,280 फीट। लोएस्ट सेफ हाइट का सिंपल मतलब है ये वह मिनिमम हाइट होती है जहां तक प्लेन सेफली आ सकता है, जब तक पायलट्स रनवे को अपनी आंखों से न देख लें। अगर पायलट्स 3,280 फीट तक पहुंच जाएं और फिर भी रनवे नजर न आए तो उन्हें लैंडिंग कंटिन्यू नहीं करनी होती। उस सिचुएशन में पायलट्स को गो अराउंड करना पड़ता है। ये पूरा प्लान बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस प्लान को सही तरह फॉलो करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, एयरक्राफ्ट की स्पीड और हाइट को हर मोमेंट पर बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल में रखना। 12:53 पर बैंगलोर रडार ने फ्लाइट 605 को रनवे से 42 नॉटिकल माइल्स दूर आइडेंटिफाई किया। कंट्रोलर ने उन्हें विजुअल अप्रोच के लिए गाइड करना शुरू किया। पायलट्स ने अपना अल्टीमीटर लोकल प्रेशर के हिसाब से सेट किया और कंफर्म किया कि प्लेन 8,500 फीट पर है। इसके बाद ATC ने उन्हें 4,600 फीट तक नीचे आने की क्लियरेंस दी। क्रू ने तुरंत फ्लाइट कंट्रोल यूनिट यानी FCU में यह हाइट सेट कर दी। FCU कॉकपिट का वो पैनल है जहां से पायलट्स ऑटो पायलट को स्पीड, हाइट और डायरेक्शन के इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि प्लेन सही रास्ते पर रहे। लोकल टाइम 1 बजे प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 6 नॉटिकल माइल्स दूर था। पायलट्स ने लैंडिंग स्पीड 132 नॉट्स सेट की और लैंडिंग गियर और फ्लैप्स नीचे कर दिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी रूटीन के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी। कॉकपिट में फ्लाइट डायरेक्टर्स अभी भी ऑन थे। फ्लाइट डायरेक्टर्स स्क्रीन पर वह रास्ता दिखाते हैं जो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया होता है, बिल्कुल किसी GPS की तरह। विजुअल लैंडिंग यानी जब पायलट रनवे को देखकर लैंड कर रहा हो तो ऐसे वक्त इन सिग्नल्स पर ज्यादा रिलाई करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। यानी यह कुछ ऐसा है जैसे कोई ड्राइवर सड़क और फोन के GPS दोनों को एक साथ फॉलो करने की कोशिश करे। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से पायलट का फोकस
असली रनवे से हटकर कॉकपिट की स्क्रीन पर जा सकता है। रनवे दिखाई देने लगती है और 1 बजे पर कैप्टन फर्नांडीज अनाउंस करते हैं कि प्लेन एयरपोर्ट से 6 नॉटिकल माइल्स दूर है। इसी लम्हे ऑटो पायलट ऑफ हो जाता है। ये एक बेहद अहम मोड़ था। अब एयरबस A320 मैनुअल कंट्रोल में आ चुका था और पायलट्स को प्लेन की मूवमेंट खुद हैंडल करनी थी। अगले 30 से 40 सेकंड्स बहुत क्रिटिकल हैं। जैसे ही प्लेन 5000 फीट तक नीचे आता है, ऑटो पायलट का सिस्टम 4600 फीट की टारगेट हाइट मेंटेन करने के लिए रेडी मोड में होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ऑटो थ्रस्ट और फ्लाइट डायरेक्टर्स अभी भी एक्टिव थे, यानी प्लेन पूरी तरह मैनुअल नहीं था। कुछ सिस्टम्स अभी भी एयरक्राफ्ट के बिहेवियर को बैक एंड पर कंट्रोल कर रहे थे और यही चीज मैनुअल फ्लाइंग के दौरान एक अजीब सा मिक्स क्रिएट कर रही थी। इंजन्स अब सिर्फ आइडल पावर पर थे और प्लेन बेसिकली बिना किसी इंजन फोर्स के ग्लाइड कर रहा था। हाई एल्टीट्यूड पर यह नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जमीन के इतने करीब ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब प्लेन की स्पीड ऑटोमेटिकली मेंटेन नहीं हो रही थी और स्पीड के साथ साथ ऊंचाई भी तेजी से कम हो रही थी। ट्रेनिंग कैप्टन का काम था इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करना और अगर प्लेन सही स्पीड या हाइट से हट रहा हो तो अलर्ट करना। लेकिन इस कंफ्यूजन में उन्होंने भी इस खतरे को नोटिस नहीं किया। यही छोटी सी गलती अब एक बड़े हादसे की शक्ल लेने वाली थी। प्लेन की स्पीड और हाइट तेजी से गिर रही थी, लेकिन पायलट्स को अभी तक खतरे का एहसास नहीं था। रेडियो अल्टीमीटर ने पहले 400 फीट और फिर सिर्फ 4 सेकंड्स बाद 300 फीट का अलर्ट दिया, जिसका मतलब साफ था कि वे बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रहे थे। यही वे लम्हा था जब ट्रेनिंग कैप्टन को समझ आ गया कि प्लेन सिर्फ आइडल पावर पर ग्लाइड करते हुए खतरनाक हद तक नीचे जा रहा है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में कॉकपिट में पायलट्स के बीच ये बातचीत हुई। ट्रेनिंग कैप्टन Fernandez. Yes. Training captain. Okay, I already turned mine off, but you didn't turn yours off. ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती थी। फर्नांडीज का फ्लाइट डायरेक्टर ऑन रहने की वजह से ऑटो पायलट का स्पीड कंट्रोल सिस्टम सही तरह काम नहीं कर रहा था और प्लेन अपनी जरूरी लैंडिंग स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा था। एयरबस के रूल्स के हिसाब से विजुअल लैंडिंग के वक्त फ्लाइट डायरेक्टर्स बंद होने चाहिए, लेकिन यहाँ ये रूल फॉलो नहीं हुआ। इस एक छोटी सी लापरवाही ने प्लेन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल बना दिया। प्लेन की स्पीड और हाइट बहुत तेजी से गिर रही थी। प्लेन में इंजन की पावर मैन्युअली एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें इंजन के लो पावर पर होने का नॉर्मल फिजिकल फील नहीं मिला। कॉकपिट में कंफ्यूजन और बढ़ गई। पायलट्स एक दूसरे से बोलते हैं, Are you still on autopilot? No, it's off. अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन से ऑटोमेटिक सिस्टम्स ऑन हैं और कौन से ऑफ। यही वह मोमेंट था जब एक सिंपल गो अराउंड करना सबसे सेफ होता, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने यह मौका मिस कर दिया। जैसे ही फ्लाइट 605 और भी स्लो होती है, पायलट्स को अभी तक एहसास नहीं होता कि प्लेन कितना नीचे आ चुका है। जमीन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कॉकपिट में अभी भी खामोशी थी क्योंकि कोई वार्निंग अलार्म नहीं बजा था। जब प्लेन जमीन से सिर्फ 135 फीट ऊपर रह गया, तब अचानक अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिव हुआ। यह प्लेन का आखिरी सुरक्षा सिस्टम था जो स्टाल से बचाने के लिए इंजन को ऑटोमेटिकली फुल पावर पर ले आता है। इसी लम्हे फर्नांडीज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे चिल्लाए। Hey, we're going down. उन्होंने तुरंत थ्रस्ट लेवर्स को टीओजीए पोजीशन पर धकेल दिया गो अराउंड करने के लिए। यह बिल्कुल सही फैसला था, लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी थी। इंजन को आइडल से फुल पावर तक पहुंचने में लगभग 8 सेकंड्स लगते हैं और इस वक्त उनके पास सिर्फ 4 से 5 सेकंड्स बचे थे। यही 8 सेकंड्स का डिले जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ी दीवार बन गया। और फिर प्लेन इतना नीचे आ गया कि फ्लाइट 605 रनवे से लगभग 2800 फीट पहले क्रैश हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 146 लोगों में से 92 लोगों की जान चली गई। फ्लाइट 605 की इन्वेस्टिगेशन इंडियन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने की, जिसमें कई हैरतअंगेज बातें सामने आईं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक आखिरी मोमेंट तक दोनों पायलट्स बिल्कुल रिलैक्स थे और रूटीन प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 35 सेकंड्स के अंदर एक नॉर्मल फ्लाइट तबाही में बदल गई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पायलट्स ने खतरे को पहचानने में देर की। रेडियो अल्टीट्यूड के कॉल आउट्स के बावजूद इंजन्स की पावर एडजस्ट करने में कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्लेन आइडल ओपन डिसेंट मोड में चला गया था, लेकिन इसकी सटीक वजह कभी कंफर्म नहीं हो सकी। रीजन जो भी था, मगर अब यह प्लेन क्रैश हो चुका था। एक्सीडेंट को रोका जा सकता था अगर दोनों फ्लाइट डायरेक्टर्स ऑफ होते, इंजन्स को मैन्युअली टोगा पर डाला जाता, मगर शायद हमें कभी 100% सच्चाई मालूम न हो सके। लेकिन फ्लाइट 605 की लेगेसी ने आज के एयर ट्रैवल को पहले से कहीं ज्यादा सेफ बना दिया है।